बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर के नफाज के हवाले से कि ये जो नफाज किया गया है इसका इतलाक़ जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब के केसेस पर होगा या नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत कह चुकी है, वज़ीर कानून कह चुके हैं कि उनके केसेस में कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं होगा। आम शख्स को इससे बहुत सारे फ़वाइद हैं जो हासिल होंगे। ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, सदर ने इसके ऊपर दस्तखत किए, जिसके हवाले से खासे कंसर्न्स थे पीटीआई की लीडरशिप को कि शायद वो दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने दस्तखत कर दिए। ये क्या है सारा मामला, इसको आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आज एक मरतबा फिर बात करेंगे पीटीआई की लीडरशिप के हवाले से, जिसमें उड़ान भरने का सिलसिला जारी है। पार्टी से एक के बाद एक जो है वो लीडर पार्टी छोड़ रहा है। तकरीबन 100 के करीब तादाद हो चुके हैं पीटीआई अरकान की, जिसमें बड़े छोटे अरकान शामिल हैं और वो पार्टी को खैर बात कहते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ जहांगीर खान तरीन और अलीम खान साहब की मुलाकात भी आज हुई है, जिसके बारे में एक ख्याल ये है कि इस मुलाकात में एक नई पार्टी का ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है और बहुत सारे लोग जो पीटीआई का हिस्सा थे इसको छोड़ के अब इस जो नई पार्टी बनने जा रही है इसका हिस्सा बन जाएंगे। आज इसहाक डार साहब कुछ सहाफ़ियों से अलल सुबह जो है वो उलझ पड़े। सहाफ़ियों ने कुछ उनसे सख्त सवाल किए, जिस पे उन्होंने कुछ इस किस्म के जवाबात दिए जो कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो क्या थे सवाल, क्या थे जवाब, इसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम करें बलखशेर खोसा साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो खोसा साहब। खोसा साहब सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू एंड जजमेंट का जो ऑर्डर आया है, जो नए एक्ट का नफाज होने जा रहा है जुम्मे से, इसके बारे में कहा जा रहा है, आप इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है और आपकी क्या असेसमेंट है कि इसका इतलाक़ किन किन केसेस पर होने जा रहा है बड़े बड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। साहब, ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा आपने ये क्वेश्चन रेज किया है और इसमें किसी को, मेरा ख्याल है कई हमारे दोस्तों ने जो हमारे चैनल्स पे बैठे हैं उन्होंने शायद इसको ये 2 पेज ऑर्डर जो है, ये जो इन्होंने एनैक्टमेंट ऑफ द लॉ की है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी साइन करके इसको पार्ट ऑफ द इसको कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, वो पढ़ लें तो बड़ा वाजे हो जाएगा। मैं पहले पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो कहता है रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी इख्तियार है, वो किसी वक्त किसी जजमेंट को भी रिव्यू कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। इवन पार्लियामान अगर कोई लॉ, रूल या कोई ऐसा फैसला करती है जो आईने पाकिस्तान के या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट टेकअप करके नल एंड वॉइड करार दे सकती है। एंड ऑफ एनी रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और एनी ऑर्डर मेड बाय इट। अगर तो सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये उस नौयत का केस था जिसको हम रिव्यू कर सकते हैं, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो वाला केस जो है, इन्होंने कहा रिव्यू हम करते हैं, तो ये उस नौयत का अगर कोई है तो उसको रिव्यू सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि सुओ मोटो के बाद जो केस डिसाइड हो जाता है, ये उसकी बात हो रही है, तो उसमें तो बिल्कुल देखिए, पंजाब बार काउंसिल भी, हमारी चारों बारों की बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल और तमाम लॉयर्स कम्युनिटी इस बात पे मुत्तफिक है कि यस, रिव्यू के बाद आपको राइट नहीं दिया जाता अपील का, और जहां पे जजमेंट आती है सुओ मोटो की, वहां पे आपको इख्तियार नहीं दिया जाता कि आप अपनी मर्जी का वकील रख सकें। वो सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद होती है कि वो चाहे तो किसी को इजाजत दे, चाहे तो इजाजत ना दे सुओ मोटो में। सो उसको वो था आर्टिकल 10A कि आपको फ्री राइट ऑफ ट्रायल जो दिया जाता है, जिसको कुरान में भी कहा गया कि इब्लीस को भी अल्लाह पाक ने कहा तुझे मैं राइट देता हूं, तू बता के सजदा क्यों ना किया जाए। तो वो राइट दे दिया गया आर्टिकल 10A में आईने पाकिस्तान में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो लिया जाता था और लिया जाता है, जब उसमें राइट नहीं दिया जाता अपनी मर्जी के वकील रखने का, और उसके बाद कोई अपील की रेमेडी नहीं है, जो कि एग्जैक्टली डायरेक्टली अगेंस्ट इंजंक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना है। मैं वो भी पढ़ देता हूँ इनैक्टमेंट, वो पुराने केसों पे इतलाक किसी सूरत नहीं होगा। ये मैं पढ़ देता हूँ एक लाइन सुप्रीम जो इन्होंने अभी ये जो लॉ पास हुआ है, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तरह गौर से सुनिएगा। द स्कोप ऑफ 184/3 जी 184/3 द स्कोप ऑफ रिव्यू ऑन बोथ फैक्ट्स and law
shall be the same as an appeal and Article 184 of Constitution. So उन्होंने कहा 185 के तहत इसका अब अपील का राइट होगा, और ये सुनेगा कौन, वो भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ये भी होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था। A review petition shall be heard by a bench larger than the bench which passed the original judgment or order. अब आप देखें, ये आगे पढ़ देते हैं, राइट टू अपॉइंट काउंसिल भी उन्होंने कर दिया। द रिव्यू पिटिशन शैल हैव द राइट टू अपॉइंट एनी एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिज ओन चॉइस फॉर द रिव्यू। जी जी, एक सवाल आम बंदे के लिए मैं चाहता हूँ, जरा आप क्लैरिटी दें। वो सवाल ये है कि देखें, एक तो रिव्यू पिटिशन अगर किसी शख्स ने फाइल कर दी तो क्या वो 183/4 के तहत दोबारा रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकेगा, एक सवाल। और दूसरा ये कि इसमें तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किए जाने के हवाले से खासी बाज़गश्त है, जिसको रिफ्यूट कर दिया है वज़ीर कानून ने भी। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो नहीं ऐसा कर सकते। क्या कानून क्या कहता है इस बारे में? देखिए, लॉ बड़ा क्लियर है। जितनी भी आज तक इनैक्टमेंट्स ऑफ लॉ आया है या जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें वाज़े तौर पे लिखा जाता है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें कहीं नहीं लिखा गया कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। अब इसको जो 5th क्लॉज है उसमें भी लिखा है, द राइट ऑफ फाइल ए रिव्यू पिटिशन शैल आल्सो बी अवेलेबल टू एन एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट whom an order has been passed under clause 3। लेकिन अगर वो एक दफा रिव्यू ले चुके तो क्या दोबारा वो ले सकते हैं इसके तहत? रिव्यू बिल्कुल इसके तहत वो रिव्यू नहीं लेगा, वो अपील में जाएगा। अपील में जाएगा, बिकॉज यस 185 के तहत अपील में जाएगा। इसी तरह सुओ मोटो अगर उसने डिसाइड कर दिया है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के केस में या तरीन साहब के केस में कर दिया गया है, तो उसकी भी जो है वो उसमें अपील में जाएगा 185 के तहत। लेकिन अब इन्होंने जो लॉ पास किया है उसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लिखा कि पिछले केसों पे इतलाक होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है। अगर वो दोनों केसेस में ये 185 के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत अगर अपील में जाते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी क्या ये जो कानून आज पास हुआ है इसका इतलाक पुराने केसेस में भी होता है या नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 188 बड़ा क्लियर है। 188 के तहत उनकी जुरिस्डिक्शन बड़ी क्लियर है और उसमें वर्ड लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ जजमेंट, चाहे वो सुओ मोटो है चाहे वो कोई जजमेंट है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है क्या ये मैटर इज ऑफ दैट पब्लिक इंपॉर्टेंस कि इसको दोबारा हम सुन सकते हैं लार्जर बेंच बना के। तो लेकिन मेरे सुने आजम नज़ीर तारा साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा उनको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184/3 में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तस्वर होता है। दूसरी बार नजरसानी यानी कि क्यूरेटिव रिव्यू की हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं है। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। तो वो ये तो कैटेगोरिकली इस स्टेटमेंट के अंदर कह चुके हैं कि पुराने केसेस में कोई फैसिलिटेशन नहीं है, जो आने वाले केसेस हैं उसके लिए फैसिलिटेशन है। बिल्कुल ये ऐसे ही है और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन क्यूरेटिव जस्टिस की भी अगर आप देखें तो क्यूरेटिव जस्टिस की जो पाकिस्तान पूरी की होर्डिंग पेंडिंग जो कहा था सुप्रीम कोर्ट में उतार दें, उसमें हम ही वकील हैं क्यूरेटिव जस्टिस में, जो कि साकिब निसार साहब ही उस वक्त के चीफ जस्टिस जिन्होंने रिव्यू भी खारिज किया था और रिव्यू में भी उन्होंने टाइम दे दिया था। उन्होंने क्यूरेटिव जस्टिस के तहत उसको खुद एडमिट कर लिया था उस पिटिशन को, जो आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। तो क्यूरेटिव जस्टिस के बारे में कोई अमेंडमेंट नहीं आई, लिहाजा क्यूरेटिव जस्टिस जब तक डिसाइड सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। लेकिन सर क्यूरेटिव जस्टिस पहले भी था ना, लेकिन सुने देखिए क्यूरेटिव जस्टिस तो आप कह रहे हैं पहले भी था, क्यूरेटिव जस्टिस अब भी है, तो फिर व्हाट इज द चेंज? द चेंज इज दैट कि आप अगर सुओ मोटो डिसमिस होता है या आपका रिव्यू डिसमिस होता है तो उसके बाद आपको अपील का राइट है। आपको 185 के तहत अपील में आपकी मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन आपको सुना जाएगा। अब जिस तरह उसके लिए लार्जर बेंच बनेगा, एब्सोल्युटली लार्जर बेंच बनेगा। और जिस तरह रिव्यू में पहले ये था कि वही वकील पेश होगा, उन्होंने कहा नहीं, कोई भी अपनी मर्जी का वकील पेश कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इसमें फायदा अवामुन नास को और वकला को पहुंचेगा। अभी जो मौजूदा मुल्क का सियासी खोसला आप जो मंजरनामा है, इसमें कोई पॉलिटिकल बड़े बड़े फिगर्स को कोई रिलीफ मिलता आप देख रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई खास फायदा? देखिए, बदनसीबी हमारी ये है कि लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस
हमारे मुल्क में आईने पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इस वक्त। हमारी बदनसीबी और बदकिस्मती है। मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क में सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, बाकी फिर सियासी जमातों की बात करनी चाहिए। हमारे लिए पाक फौज बहुत काबिल एहतराम है। जो 9 को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो हिंदुस्तान नहीं कर सका, हमने वो कर दिखाया कि हमने अपने अमलाक को, चाहे वो फौजी थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक थे, चाहे वो पुलिस के थे, चाहे वो पाकिस्तान के थे, हमने आग लगाई अपने आप को ही। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को गाली गलूच और मार की कसूट की जो इन्होंने सियासत शुरू की थी वो उसी की भेंट आप चढ़ गए हैं। कोई शक नहीं इमरान खान साहब ने शौकत खानम बनाया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। कोई शक नहीं इमरान खान साहब पे कोई करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। मॉनिटरिंग वो घड़ी करप्शन, ये तो फॉर गॉड सेक, यहाँ पे तोशा खाना इल्फाज ही आज पता लगा। ये तोशा खाना तो अंग्रेज की हुकूमत से चला आ रहा है और आज अगर आप सबके कपड़े उठाएंगे तो यहाँ पे सब नंगे होकर सामने आ जाएंगे। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तमाम सियासी, खासतौर पर जो मैं देखता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के नाते मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने कॉर्पोरेट, मैं ये नहीं कह रहा वो वकील भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वकील में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वकील में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जब आप आइन की बात करते हैं, आइन की तशरीह की बात करते हैं और आप इदारों की बात करते हैं तो गोया खुदाया इस तरह बात ना करेंगे कल को आप शीशे में अपना ही मुंह ना देख सकें, अपना ही शक्ल ना पहचान। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मेरे साथ हैं जरा खोसा साहब, हमें अरसलान शेख साहब जॉइंट लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो अरसलान साहब। सर ये फरमाएं कि आपकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात तो बहुत सारे हैं, उनमें एक इल्ज़ाम जो बड़ा तगड़ा है वो ये है कि आप लोग जब के इक़्तिदार में आए हैं सिंस मोर देन अ ईयर, आप लोग कवानीन वो अमेंड कर रहे हैं, हाउस से उन चीज़ों को अप्रूव करा रहे हैं, उन चीज़ों को कानून का हिस्सा बना रहे हैं जिसमें लार्जली आपको या आपकी लीडरशिप को बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। जिसमें मिसाल के तौर पे आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर जो एक्ट की सूरत में नाफिज होने जा रहा है, गो कि आपके वज़ीर कानून कह चुके हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, लेकिन इल्ज़ाम तो है आपके ऊपर। क्या कहेंगे आप, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? जी देखें, बात यह है कि इक़्तिदार में जो भी हुकूमत आती है, आपने देखा होगा कि इमरान खान का जब दौर था तो उन्होंने भी कानून में तरमीम की और जो अक्सरियत थी उसके मुताबिक फैसले किए। अभी भी जो एक सिंपल सी बात है, जो पाकिस्तान के मुफाद के लिए जो बेहतर लगेगा, जो कानून में तरमीम की गई है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। ये एक सबका आईनी हक है और असेंबली बैठी इसीलिए है कि कानून में आइन साजी की जाए और अगर वक्त बवक्त जरूरत अगर कोई ऐसी लोग कहते हैं शेख साहब अपने फायदे के लिए करी जा रहे हैं, आप लोगों के फायदे के लिए नहीं कर रहे, वो ये कहते हैं। सर देखें, ये तो एक इल्जाम है ना। अभी नैब तरमीम में देखें जो कानून में तरमीम की गई है, मुझे बताएं इसमें क्या लोगों का क्या फायदा हुआ? पहले क्या एक जंगल का कानून था, उसमें आप 90 डेज तक किसी की आप बेल नहीं ले सकते कोई अदालत। अभी ये है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आपने देखा नैब तरमीम में भी इसमें आम लोगों को फायदा होगा और जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से डर गई थी और काम नहीं कर रही थी नैब तरमीम में, इसमें बहुत सारी उनको रिलैक्सेशन मिली हुई है। तो ये सब बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, इल्जाम तराशी है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा फर्द वाहिद के लिए कोई ऐसा कानून पास किया गया हो जिसको फायदा पहुंचा हो। ठीक है, अच्छा ये फरमाएं सर, आगे बढ़ते हैं कि एक चीज़ शेख साहब, जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, मंजरनामा है, हमारे सामने है। एक नई जमात बनने की बाज़गश्त तो हो रही है, जिसमें आज मुलाकात तरीन साहब की भी हुई और अलीम साहब की भी हुई, और बहुत सारे लोग पीटीआई के जो है उसमें जाने के कवी इम्कानात जो है उसका ख्याल किया जा रहा है। पीटीआई के बहुत सारे लोग आपके पास भी आना चाह रहे होंगे या मुमकिन आने वाले वक्त में आपसे रब्ता करें, तो उसी खुशू खुजू से, खुश दिली से आप उनको वेलकम करेंगे जिस तरह बाकी लोगों करते हैं, या नहीं करेंगे? क्या ख्याल है, आपकी राय क्या है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये पार्टी की लीडरशिप का फैसला होगा और पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी कि आपकी क्या राय है सर स्पेशल साहब? तो मेरी इस पे जाती राय ये होगी कि आप ये देखें कि जो शख्स पार्टी के साथ वफादारी ना कर सके तो ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। मेरी ये जाती राय है। दूसरी ये जमात जहांगीर तरीन की जहां तक आपके बात की है, तो इसका असल बानी तो जहांगीर तरीन साहब थे, जिन्होंने इमरान खान को फाइनेंशियली हर लिहाज से मोरली सपोर्ट करके एक पीटीआई बनाई। तो आपने देखा कि इमरान खान साहब एक सेल्फिश शख्स है। उसने क्या किया? इमरान खान के रवैये और जिस मुल्क दुश्मनी से, जिस तरीके से इदारों पे हमारे इन्होंने हमले किए, जिस तरीके से आप पाकिस्तान की ये वो सालमियत के इदारे हैं, इन पे इन्होंने हमले किए जिस तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि जो बाशऊर लोग थे उन्होंने, लाजमी बात है कि इमरान खान को छोड़ना था और जहांगीर तरीन
हमेशा मेरा ख्याल पॉलिटिक्स में उनका एक पॉजिटिव किरदार रहा है। अगर उनके साथ शामिल होना चाहते हैं, ये एक किंग पार्टी या एक पार्टी के तौर पे ये जहांगीर तरीन साहब अपने पार्टी लेके इमरान खान की जो छोड़े हुए बंदों को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका अपना जाती। लेकिन सर आपकी जमात के बहुत सारे अरकान जो है, मुझे याद है हमारे भी शोज़ पे आ चुके हैं और आके कह चुके हैं जी जहांगीर तरीन, अलीम खान जो है ये इनकी ATM मशीन्स हैं, सारा सिस्टम इन्होंने ख़राब कर रखा है। बल्कि मुझे याद है आबिद शेर अली साहब ने तो इनके घर के बाहर से बरतानिया में एक वीलॉग भी किया था कि जी पाकिस्तान से चोरी किया पैसा यहाँ पे लाए हैं, चोरों की जमात है ये। तो अब वो आप किस तरह कह रहे हैं कि अच्छा रोल बड़ा कंस्ट्रक्टिव उन्होंने सियासत में प्ले किया, थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं? देखिए पहले जो उनका जो रोल था इसमें कोई शक नहीं है कि ये ATM थे इमरान खान के। अच्छा। लेकिन कुछ अर्से बाद हर बंदे को अपनी गलती का एहसास होता है, इसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया पार्टी, उन्होंने छोड़ दिया। अब इमरान खान के साथ में उन्होंने रहते हुए जो किरदार था, क्योंकि इमरान खान साहब एक वो शख्स है कि उसके साथ जो फवाद चौधरी साहब को गलती का एहसास हो तो सर वेलकम करेंगे, डॉक्टर शीरीन मज़ारी को हो वेलकम करेंगे, गलती का एहसास तो कभी भी हो सकता है ना सर। ये आप उनसे पूछें, आप बताएं आपकी जमात में अगर आने का ख्याल करते हैं। नहीं, हमने तो हमारा तो मिजाज ही ना शीरीन मज़ारी हमारी जमात का ना फवाद चौधरी से मिलता है। अच्छा। उनका जो जमात है सभी जमातों में रह चुके हैं फवाद चौधरी साहब, आप जानते हैं। एग्जैक्टली, इत्तेहादियों की जमात में भी रह चुके हैं। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। उनका जो मिजाज है, उनका मिजाज यही है कि मैं इक़्तिदार में रहने के लिए उनके लिए फर्द वाहिद से किसी से उनकी तरफदारी या रिश्तेदारी उन्होंने नहीं रखी, उन्होंने सिर्फ रखी भी अपने मुफाद की। ये लोग मुफादात के तोले हैं। सोच लें अभी आप सोच के बोलें, कोई पता नहीं कल आपको तारीफ करनी पड़ जाए, आपकी जमात में आ जाएगा। नहीं सर, ये आप मेरी बात सुने, ये आपको मैं गारंटी से बता सकता हूँ। और किसी का नाम ले तो उसके मुतल्लिक मैं कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन जिस अशखास का आपने नाम लिया है, फवाद चौधरी और शीरीन मज़ारी, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं। फयाज हुसैन चौहान, ये सर ये फयाज हो गया, फिर दोस्त हो गए, ये मैं समझता हूँ कि सियासत की तारीख में ना ये बदनुमा दाग है। ये इस किस्म के आपकी राय जरूर हो सकती है, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ। खोसा साहब, सर ये फरमाएं, वो इलेक्शन होने थे सर, आप तो बाहर कानून है, कोई कानून की हमारे लोगों को तशरीह बताएं। लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले हायर कोर्ट जो है वो सारी इस ट्रेजेक्ट्री में बढ़ रही थी आगे कि जी इलेक्शन होने हैं और असम्बलियाँ इस वक्त पंजाब और KP की चल रही हैं इंटरिम सेटअप के ऊपर। पहली तो बात ये बताएं, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है इस वक्त जो भी गवर्नमेंट चल रही है दोनों प्रोविंसेस के अंदर? और दूसरे जो इलेक्शन होने थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर 14 मई की डेडलाइन दी थी, उससे आगे नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना ढमकाना, वो किधर गया सर? क्या चक्कर है? आइन कानून क्या कहता है? डार साहब, आप कहते हैं कि जिस तरह इमरान खान को पॉलिटिकल क्वारंटाइन में रख दिया गया है, ना वो फोन कर सकते हैं, ना वो पार्टी मीटिंग कर सकते हैं, ना वो कहीं बाहर जा सकते हैं, ना वो कोई जलसा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे भी वैसे क्वारंटाइन पर रखा जाए? इतना आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। हम हमेशा कानून के दायरे में रहते हुए जवाब देते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें आईने पाकिस्तान की तशरीह देखें, उसमें लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। जब असेंबली टूटेगी, जब असेंबली नहीं टूटेगी तो आपने 60 दिन में करानी है, जहाँ पर खुद असेंबली तोड़ दी जाती है। तो लिहाजा ये ना उसको कोई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिफिकेशन है, क्योंकि इसको जस्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में देनी है थ्रू इट्स जजमेंट, जो कि अभी तक पेंडिंग है। और लिहाजा जितना भी, चाहे वो KP की गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट है, डेफिनेटली समबडी हैज टू रन द शो। किसी ना किसी ने तो चलाना है। अब वो जैसे भी चला रहे हैं, दैट इज टोटली इलीगल। इनका हर एक्ट, हर प्रमोशन, हर ट्रांसफर। इरफान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं बिल्कुल लीगल है, वो कहते हैं आइन और कानून की रोशनी से जो है वो दे आर रनिंग इट इन अ लीगल वे। आप कह रहे हैं इलीगल है? मैंने अभी तक जजमेंट नहीं पढ़ी कि लेटेस्ट कोई जजमेंट आ गई हो। जजमेंट तो कोई ऐसा नहीं देखी मैंने भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। पेंडिंग ऑफ द पिटीशन मीन्स सुप्रीम कोर्ट इसको कवरेज देती है। वो कहती है ठीक है जी, ये अभी इलेक्शन इस डेट को होंगे, तो वो सारे के सारे जितने भी वो चीजें अबव द लॉ 90 डेज से आगे चल रहा है, वो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट का कवरेज मिल जाएगा। दैट इट इज लेजिटिमेट। और अगर ऐसा नहीं है तो? लेजिटिमेट। और अगर ऐसा नहीं है तो देखें, अब ये भी कोई सूरत हाल मुल्क में नहीं है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि हमारी पाक फौज अभी जिंदा है जिसने इस मुल्क को संभाला हुआ है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए हमें। अगर खुदा ना खास्ता कोई वॉर पाकिस्तान के अंदर होती है, जो श्रीलंका का हाल था, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं फिर कहूंगा, तो तब जाके ये सारे का सारा टेन्योर जो भी है ये लीगल है।
अच्छा। गोया पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात नहीं है जिसको ये लीगल कहा जाए। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। ये फरमाएं शेख साहब, सर एक बड़ा सवाल आपसे अहम करना है, ये मुझे याद है, इस पर आपकी मेरी पहले भी बात हो चुकी है। वो ये है कि डायलॉग का जो प्रोसेस है उसका जिक्र आपकी जमात, आपके इत्तेहादी, जितने भी जी शऊर हल्के हैं, वो सारे के सारे ये बात कहते हैं कि जी डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। बल्कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर तो जो लीडरशिप थी मिलिट्री की भी और हुकूमत की भी, इस्टेब्लिशमेंट की भी, वो सारे तालिबान के साथ भी गुफ्तगू करते थे और आपको याद होगा कि उनके साथ भी पीस ट्रूस एक हुआ था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के आप लोगों ने डायलॉग करने से बिल्कुल सर, वो जो पंजाबी में कहते हैं चिट्टा जवाब देता है कि कोई डायलॉग ही नहीं, कोई गलबात ही नहीं, कोई बात ही नहीं करनी हमने आपके साथ। वाई सर, बैठ के बात तो करें। बेशक वो जो मर्जी कहते आए हैं, करते आए हैं, आप तो एक बड़ी जमात हैं और पुरानी जमात हैं, कोई बुर्दबारी का रोल प्ले करें, हुकूमत में है सर आप। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डायलॉग एक जमहूरियत का हुस्न है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इसी आपके प्रोग्राम में कहा था कि डायलॉग बिल्कुल होने चाहिए और हमने डायलॉग के लिए इनके साथ 3 सेशन भी हमारे लगे। लेकिन तो सब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुए थे ना सब, जो भी है, आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे लगे थे या कोई बीच में भी ये सिलसिला चल रहा था, उस हुक्म के अलावा भी डायलॉग के बीच में मामला बातचीत चल रही थी। अच्छा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक जमात जब इस मुल्क के सलामती के इदारे और GHQ में या हमारे हमजा कैंप में या कोर कमांडर हाउस में जब हमले करें और उसके अशखास जिनके जो लोग उसको पीछे से मॉनिटर करके लोगों को भेज रहे थे, तो उन पे 780A के पर्चे लगे हो, आप बताएं जब वो दहशतगर्द बन गए हो, आप दहशतगर्दों से किस तरह डायलॉग कर सकते हैं? मुझे ये बताएं आप। सर ये बताएं कि जो लोग हम सोच ही नहीं सकते थे कि PTI के जो ऐसे सीनियर लोग हैं कि वो इमरान खान के कहने पे लोगों को उकसा कर ऐसे हमारे इदारों पे हमला करे, तो मैं तो समझता हूं कि ऐसे लोगों के डायलॉग बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जब पहले हमने कहा था उस टाइम ये 9th जो पाकिस्तान में जो 9/11 की तरह जो ये वाकया हुआ है, तो उस टाइम की बात और थे। लेकिन जब आपने इदारों पे हमला किया है, तो ऐसी पार्टी के किसी भी शख्स से डायलॉग, मैं कहता हूँ इसी तरह ही है कि किसी आप पाकिस्तान के दुश्मन के साथ बैठ के डायलॉग कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर सर आपसे वैसे एक बतौर एनालिस्ट सवाल पूछूं कि इस सारी सूरत हाल में अगर कोई जमात सबसे ज़्यादा खुश है तो वो पीपल्स पार्टी है या नून लीग, तो आपको किसकी जानिब इशारा करेंगे जी इन सारे हालात में? जो कोई जमात अगर खुश है इन टर्म्स ऑफ कि जी पॉलिटिकल हमें कोई माइलेज मिल रही है आने वाले वक्त के अंदर, तो आपको लगता है ऐसा है कि नहीं, है बिल्कुल एक गलत बयानिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि इन टर्म्स ऑफ के जो इमरान खान साहब को या उनकी जमात को डेंट पहुंचा है, ज़ाहिर है एक राइवल हटा है रास्ते से। देखें, इसमें कोई शख्स नहीं है, देखें इसमें कोई शख्स नहीं है कि जिस जमात के जो हमारे कारकुन थे PTI के, जो अपनी जमात के लीडर को मुस्लिम उम्मा का लीडर तस्वर करते थे और जो उनकी मिसेस को पीरनी का किरदार अदा कहते थे कि ये पीरनी है और वली है, इस किस्म के, तो ये टेंट देखे अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा फाश बंदा बा किरदार, मेरा मतलब आप उसका किरदार आप देख सकते हैं, उसका माजी देख सकते हैं, जो PTI के लोग उसे अपना मुस्लिम उम्मा का नया लीडर डिक्लेयर करते थे और अपने ऐसे ऐसे लफ्ज नौजुबिल्लाह इस्तेमाल करते थे उसके मतलब। ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की मार पड़ी है इमरान खान को, और इसने अपना जो आज जो अपने हालात पैदा किए हैं, ये इसमें और किसी का कोई कसूर नहीं है, ये इसमें इमरान खान का कसूर है और सिर्फ इसमें जो अल्लाह ताला को भी मकरूरियत पसंद नहीं आती, और जिसकी वजह से आज इमरान खान और उसकी जमात दरबदर हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी जमात पे आप बिल्कुल इन पे एक आप कह सकते हैं कि इनको बैन करना चाहिए, मेरी तो जाती राय है। आपकी राय ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। खोसा साहब, सर ये फरमाएं, आप माशाल्लाह कानून को हम सबसे बेहतर समझते हैं, ये 2-4 दिन से खासी बाज़गश्त है और बिलखुसूस जब वज़ीर दाखिला साहब ने एक रात काफ़ी लेट को 1-2 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरा एक प्लान, एक प्लॉट जो है उसका इजहार ख्याल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि जी PTI की कुछ ख़वातीन के साथ या जो हमने पकड़ी हैं ख़वातीन उनके साथ रेप जो है वो किए जाने जैसे एलिगेशंस जो है वो रेज़ किए जाना थे। और उसमें प्राइमरीली उनका ये कहना था कि ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसके ज़रिए ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी एजेंसीज़ ने उसको इंटरसेप्ट किया है। कुछ इस किस्म की उन्होंने बात की, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं वो दे सके, लेकिन यही तकरीबन उन्होंने बात की। उसके बाद शोर हुआ, CM जो भी पंजाब के, उन्होंने एक कमेटी बनाई 2 ख़वातीन पर, वो मबनी कमेटी थी, वो आज गई भी, उसने दौरा भी किया, उन ख़वातीन से मिले भी और वापस आकर CM को उन्होंने रिपोर्ट भी थी
मैं जानना आपसे चाहता हूँ कि जब स्पेशली ख़वातीन प्रिजनर्स पकड़ी जाती हैं तो उनको किस तरह रखा जाता है, और जब इस स्टैचर के कोई अरेस्ट हों उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, आइन कानून इस हवाले से क्या कहता है। और तीसरा ये कि क्या खुदा न खास्ता कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि विद इन द जेल्स जो है या विद इन द कस्टडी जो है वो ऐसे कोई वाक़यात या ऐसी कोई तारीख हो इस हवाले से? देखें जी, एज पर द प्रिजनर्स एक्ट जो मेल होते हैं उनको मेल थानों में लेके जाया जाता है, जो फीमेल होती है उनको फीमेल में, एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग देम बिफोर द लर्नड मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो उनको उनकी जेलों में शिफ्ट कर दिया जाता है। मर्द को मर्द की जेलों में, औरत को औरत की जेलों में शिफ्ट कर दिया जाता है। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेप विद दीज आर एलिगेशंस। अगर तो रेप हुआ हो तो दे हैव ए राइट टू मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, रेप हुआ है, लिहाजा हमारा मेडिकल कराया जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म के फेक एलिगेशंस लगाने चाहिए। देखें, इस बात पे तो कोई राय नहीं है किसी भी पाकिस्तानी की, किसी भी लीडर की, और किसी भी, चाहे इमरान खान साहब ने भी कंडेम किया है, पूरी पार्टी ने कंडेम किया है कि जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जो आग लगाई गई, जिस तरीके से GHQ कर फतह किया गया नाउज बिल्ला, और जिस तरीके से कोर कमांडर हाउस लाहौर को फतह किया गया, ये कोई आप हिंदुस्तान में या कश्मीर में जाके फतह नहीं कर रहे थे। देखिए, इसको सबने कंडेम किया। मैं आपसे अर्ज करता चलूं, नाउज बिल्ला, अगर आज आप राह जाते किसी को कह दें कि ये गुस्ताखे रसूल है, तो 50 लोग बगैर कंफर्मेशन के उसको कत्ल कर देंगे। तो लिहाजा जब ये शैतानी टोला चलता है तो इस किस्म के शैतानी लोग जो कि पाकिस्तान की खिलाफ होते हैं, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं, वो इस किस्म का घिनौनी हरकतें करते हैं। यकीनी तौर पे साहब कोई भी ऐसा अमल, मैं करता चलूं, ये बिल्कुल हुकूमत के साथ है इस मामले में, पूरे पाकिस्तान, पूरी जुडिशरी भी साथ है, पूरे बुकरा कम्युनिटी भी साथ है कि जिन्होंने इमलाक को आग लगाई है, गद्दार वतन है, उनको विद आयरन हैंड इनको कानून के मुताबिक, जिसने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उसने गैर आईनी अमल किया है, तो उससे कानून के मुताबिक सख्त तरीन तरीके से जो है नबर्द आजमा होना चाहिए, और जिस पे सिर्फ इल्जाम है उसको इल्जाम को इन्वेस्टिगेट किया जाना जो है वो जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कमेटी बनाई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बलक शेर खोसा साहब प्रोग्राम ज्वाइन किया था। नाजरीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, वापस आएंगे, शेख साहब हमारे साथ होंगे, इसके बाद हमें अरसलान जो इसार राना साहब जो है प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसार राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। साथ हमारे मौजूद हैं अरसलान शेख साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। इसार राना साहब, सर गुफ्तगू आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये फरमाइए कि मौजूदा जो मुल्की हालात हैं, इन हालात में एक ख़बर तो गर्दिश कर रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है और वो थाईलैंड चले गए हैं, और थाईलैंड में कोई कहते हैं तंजीमें दौरे के लिए गए हैं, कोई कहते हैं प्राइवेट दौरा है, कोई कहते हैं स्ट्रेस्ड आउट बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, लेकिन वो मुल्क में मौजूद नहीं है। लंदन की भी खबर आई, लेकिन फिर उनकी पार्टी के तर्जुमान ने उसकी तरदीद कर दी। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि जो भी ये हालात हैं मौजूदा, ज़ाहिर है PDM को लीड करने में मौलाना फजलुर रहमान ही पेश हैं, और मौजूदा हुकूमत जो है या मौजूदा जो इत्तेहाद है उसकी एक जमात नून लीग इज़ लीडिंग द कंट्री। इस अहम मौके के ऊपर मंजरनामे से गायब हो जाना, जबकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना, टेंट लगाना समेत जैसी बातें हो रही थी, और जो कुछ भी अदलिया के अंदर हो रहा था उसके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल, आप जानते हैं कि प्लान था मौलाना का। क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है पीछे जो कुछ हो रहा है, कीपिंग दैट इन माइंड? लेकिन बात ये कि मौलाना थाईलैंड क्यों गए ये तो मुझे नहीं पता, और हो सकता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, और थाईलैंड में सुना है कि स्ट्रेस का मुकम्मल इलाज हल है, तो ये तो बहरहाल उन्हें पता होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मौलाना का पाकिस्तान में होना या ना होना मैटर नहीं कर रहा है। अच्छा। क्योंकि ये खेल जो है वो अब किसी तरह भी सियासी कुव्वतों के हाथ में नहीं है, और ये मामला कहीं और है। तो इन हालात में मौलाना साहब का इतना कोई वो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो सियासी पार्टियां हैं, सियासतदान हैं, अब बदकिस्मती से उन्होंने अपनी जाती लड़ाई, अना, नफरत, बदले की ख्वाहिश ने इस मुल्क का हाल ये कर दिया है
कि आज पाकिस्तान में डॉलर 316 रुपए का हो गया है ओपन मार्केट, और कर्जों का हुजम एक दिन में जंप करके कई अरब रुपए बढ़ गया, और गरीब आदमी को खाने को आटा नहीं है, उसके पास इलाज की सहूलत नहीं है, उसके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है, और हमारे पास सिर्फ एक काम है हुकूमत के पास, वो सुबह शुरू होती है इमरान खान, वजीर आजम शुरू होता है इमरान खान, वजीर दाखिला शुरू होता है इमरान खान, वजीर खारजा शुरू होता है इमरान खान, वजीर इत्तलात शुरू होती है इमरान खान। क्या पाकिस्तान का वाहिद मसला इमरान खान है? क्या पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मतलब इमरान खान है? ये जो 24 करोड़ आप तौहीन अदालत भी ले आते हैं, तौहीन एस्टेब्लिशमेंट भी ले आते हैं, तौहीन पार्लियामेंट भी ले आते हैं, ये जो 24 करोड़ पाकिस्तानी है, इनका भी कोई तौहीन का कानून है? ऊपर से आप मजाक उड़ाते हैं उनका। वजीर कानून कहता है कि ये जो हम लाए हैं अब नया ऑर्डिनेंस, जो रात के अंधेरों में सदर से पता नहीं किस तरह दस्तखत करवाए गए, ठीक है, वो आम आदमी के लिए। तो आम आदमी कब नाअहल हो रहा है? आम आदमी 1947 से अहल कब था? आप सीधा कहें कि हमने उन लोगों को अहल करार देना है जिनके बगैर इस मुल्क नहीं चल सकता। वो कहते हैं मैंने कैटेगोरिकली बयान कर दिया है कि इसमें नवाज शरीफ और तरीन साहब को कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके देखें, मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, आप अपने इस प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर लें, अगर इस ऑर्डिनेंस के बेनिफिशियरी इमरान खान ना हुआ तो मैं साफा छोड़ दूंगा। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान, हाँ सॉरी, नवाज शरीफ ना हुआ तो मैं साफा छोड़ दूंगा। अच्छा, ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैं आपके प्रोग्राम में ये रिकॉर्ड रख लें अपने पास। क्लियर किया आके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कहता हूँ वो जो मर्जी कहे, इरफान कादर आगे से फिर जो कहते हैं वो भी सुन लेना। इरफान कादर भी तो रास्ते निकालते हैं कि नहीं वो यूं नहीं होगा, यूं होगा, यूं नहीं होगा, यूं नहीं होगा। मुझे बताएं कि हम ये कहें जी आईन और कानून अब इजाजत नहीं दे रहा इमरान नवाज शरीफ की बहाली का, तो क्या दुनिया का कोई कानून ये इजाजत देता है कि 17 साल की कैद के मुलजिम को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप मुल्क से बाहर भेज दें? तो ये आपको आता देख रहे हैं आप? फिर बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड की जो ख्वाहिश है हमारे इस मुल्क के बादशाहों की, नाखुदाओं की, वो पूरी होनी है। इमरान खान ने नाअहल भी होना है, इमरान खान ने जेल भी जाना है, इमरान खान की पार्टी को तो आपने कट टू साइज कर ही दिया। मुझे तो डर है कि किसी दिन हम इमरान खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करा दें कि मैंने पीटीआई छोड़ दी। ठीक है ना? ठीक है। आप तो स्क्रिप्ट भी नहीं बदल रहे ना, आप तो वो स्टीरियोटाइप जुमले कहला रहे हैं। आज मैंने देखे एक वो प्रेस क्लब के अंदर गालबन कल जो है वो एक खातून जो है वो जब रिज़ाइन कर रही थी तब एक ऐसी कोई जुमले का तबादला हुआ। बट एनीवे आप मेरे साथ रहेगा। अरसलान शेख साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बड़ी दफ़ा बात हुई, बहुत मरतबा, कभी कोई पक्की तारीख नहीं मिली। आपके पास कोई पक्की डेट है? देखें, इस मामले में मैं इतना ही कह सकूंगा कि देखिए ऊपर से ये लीडरशिप का फैसला है कि वो कब आएंगे, और मैं इसमें क्या सर आई अभी बात कबल वक्त कहना मैं कहता हूँ मुनासिब नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे और नवंबर को इलेक्शन होंगे बिल्कुल, तो मियाँ साहब यही कोई 1-1.5-2 माह के में बिल्कुल आएंगे और पाकिस्तान की जो इलेक्शन है PMLN का इलेक्शन को लीड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में ज्वाइन किया था अरसलान शेख साहब ने, ईसा राना साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।